सो हेलो एवरीवन एंड गुड इवनिंग सभी को। उम्मीद करता हूँ मेरी वॉइस प्रॉपर आ रही सभी तो एक बार कंफर्म करेंगे। चलिए, गुड इवनिंग सभी को। सारी चीज़ें प्रॉपर हैं। प्रांजल, आकाशदीप, कृष्णा, निक्की सर, क्या भैया निक्की जी, क्या है ये? प्रयाशी वालों सर, सूरज सर, आपसे एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ टेल मी। मैंने आपको हाँ सही है सूरज। गुड आफ्टरनून सभी को। नवनीत, कोमल, फर्स्ट लेक्चर से स्टार्ट कर सकते हैं उस वजह से कि शैलेंद्र ज्योग्राफी स्टार्ट हुआ है कल से, तो आप ज्योग्राफी से भी स्टार्ट कर सकते हो। पॉलिटी जिस दिन ब्रेक रहे तो उस दिन पॉलिटी आप धीरे धीरे फिनिश कर सकते हो। ओके, टैप से पानी नहीं गिर रहा, घड़ी चल रही बेटा वो कृष्णा। चलिए स्टार्ट किया जाए। तो आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो मेनली प्लेट टेक्टोनिक्स रहेगा। ओके, हाँ नेहा जी, रिकॉर्डेड भी मिलेगा। आज के टॉपिक कुछ और थे, मतलब मैंने आपको बताया था ना कि आगे के टॉपिक होंगे। हाँ अच्छा, रोटेशन रेवोल्यूशन वाला आप सोच रहे होंगे ना, तो मेन बाकी है वो सीजन्स वाला और टाइड वाला और एक्लिप्स वाला, तो वो कल कर लें। क्यों जी, कल कर लें वो। साउंड लो है अभी। हाँ रानी जी बताइए, क्या दिक्कत है? हरदिल जी भाई, जिसने भी अगर ये नहीं टॉपिक पढ़ा है तो पढ़ लो, बाद में कर लेना, ठीक है। टेलीग्राम पे तो बताया गया था ना शायद, टेलीग्राम पे इन्फॉर्म किया गया था। चलिए स्टार्ट करते हैं। द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज दिस। गुड आफ्टरनून पूजा जी। हार्दिल विशेष, आप या तो रिवाइज कर लो उसके बाद कर लेना, ठीक है। रिकॉर्डेड तो मिलता ही है। से बहुत लकाट के काट का खा ठहली, क्या लिख रहे हो भाई? साजल, सजल, क्यों लिख क्या रहा हो? चलिए करिए, ये इंग्लिश में, ये हिंदी में। चलिए कर लिया। Okay, P waves can travel through solid, liquid, and gaseous mediums. S waves can travel only through a solid medium. The S wave shadow zone is larger than the P wave shadow zone, indicating that the Earth's outer core is liquid. Now, talking about these waves, so seismic waves, एक second.
सो सीस्मिक वेव्स दैट इज़ जो भूकंपीय तरंगे हैं उनको हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं. सीस्मिक वेव्स कैन बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, बॉडी वेव्स and surface waves. Body waves can further be divided into P waves and S waves. P waves सॉलिड लिक्विड गैस तीनों में ट्रैवल कर सकते हैं, स्पीड का रेशियो ये रहा. एस वेव्स सिर्फ सॉलिड में ट्रैवल कर सकते हैं. ये जहाँ से भी चलते हैं देयर वाइब्रेशन, जो इनके पार्टिकल्स का वाइब्रेशन होता है वो वेव के डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन में होता है. वेव ऐसे ही चलती है हमेशा, तो इनका जो प्रोपगेशन है वो ऐसे ही होता है, आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे इस तरीके से होता है. तो ये हमेशा क्रस्ट एंड ट्रफ क्रिएट करेंगे. क्या क्रिएट करेंगे? क्रस्ट एंड ट्रफ क्रिएट करेंगे. एस वेव्स की अगर बात करेंगे तो ये हमेशा, आई एम रियली सॉरी, ये हमेशा स्ट्रेचिंग एंड स्क्वीजिंग करेंगे. ठीक है, ये हमेशा स्ट्रेचिंग एंड स्क्वीजिंग करेंगे जहाँ से भी पास होंगे. ये क्रस्ट एंड ट्रफ क्रिएट करेंगे. ये सिर्फ सॉलिड से ट्रैवल हो सकते हैं. दे आर द फर्स्ट टू बी रिकॉर्डेड ऑन द सीस्मोग्राफ. फर्स्ट टू बी रिकॉर्डेड ऑन सीस्मोग्राफ. तो सीस्मोग्राफ में रिकॉर्ड होने वाले सबसे पहले ये, क्योंकि सीस्मोग्राफ सीस्मिक वेव्स को रिकॉर्ड करता है, भूकंपीय तरंगों को रिकॉर्ड करता है. सबसे पहले यही वेव्स पहुंचती हैं सीस्मोग्राफ तक. ठीक है, इसलिए इनको सबसे पहले रिकॉर्ड किया जाता है. रिमेंबर दैट थिंग. टॉकिंग अबाउट सबसे लेट कौन सी पहुंचती हैं, तो सरफेस वेव्स पहुंचती हैं. ये सबसे मोस्ट डिस्ट्रक्टिव होती हैं. ये जब बॉडी वेव्स सरफेस रॉक्स के साथ मिलती हैं तो वो सरफेस वेव्स बनाती हैं. ये मोस्ट डिस्ट्रक्टिव होती हैं, सबसे ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव होंगी एंड सबसे लास्ट में पहुंचेंगी ये. इनके एग्जाम्पल्स की अगर बात करेंगे तो रैले वेव होती हैं जो रोल करके ऐसे ऐसे चलती हैं, और एक होती हैं लव वेव्स जो सरफेस वेव्स के प्रकार होते हैं. अब पी वेव्स कैन ट्रैवल थ्रू सॉलिड लिक्विड एंड गैसियस मीडियम. ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, जिसमें स्पीड का रेशियो सॉलिड में सबसे ज़्यादा, गैसेस में सबसे कम. यानी कि ये साउंड वेव की तरह बिहेव करती हैं, जैसे साउंड वेव्स होती हैं हमारी वैसे. एस वेव्स कैन ट्रैवल ओनली थ्रू द सॉलिड मीडियम. द एस वेव शैडो जोन इज लार्जर दैन द पी वेव शैडो जोन, इंडिकेटिंग दैट द अर्थ आउटर कोर इज लिक्विड. एब्सोल्युटली ट्रू. क्योंकि अगर आप देखो तो दोनों का जो छाया क्षेत्र है, जो शैडो जोन है, मतलब वो जोन जहाँ पर ये पाई नहीं जाती हैं, उसको शैडो जोन बोलते हैं. तो पी वेव्स अगर हम देखते हैं तो यहाँ से पूरा पास होती हैं. देन आपको पता है कि आउटर कोर, इनर कोर तो सॉलिड है लेकिन आउटर कोर लिक्विड है, जिसकी वजह से इनकी वेव्स की जो स्पीड है वो थोड़ा सा धीमी हो जाएगी. तो आप देखिए यहाँ पर रिफ्रैक्शन हो रहा है, कायदे से जैसे जाना चाहिए था, बट क्योंकि रिफ्रैक्शन हो गया तो ये वाला जो एरिया है यहाँ पर पूरा आपको कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा. तो ये पूरा पी वेव का शैडो जोन हो गया. लेकिन क्योंकि एस वेव तो सिर्फ सॉलिड में ही जा सकती है, लिक्विड में तो ट्रैवल ही नहीं कर सकती, तो आउटर कोर में ये जाएगी तक नहीं, घुसेगी तक नहीं, एंटर तक नहीं करेगी, जिसकी वजह से एस वेव का शैडो जोन आप देख सकते हैं कितना बड़ा है. लेकिन वहीं पी वेव का शैडो जोन 105 से लेकर 145 तक है. पी वेव का. एस वेव की अगर बात करेंगे तो 105 से लेकर 105 पूरा है. पी वेव 105 से 145 है, लेकिन एस 105 से 105 पूरा ही छाया क्षेत्र है उसका, पूरा ही शैडो जोन है. तो यहाँ पर ये वाला भी आपका सही होगा. तीसरा वाला आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 1, 2 एंड 3. ओके, अगला. विच रॉक टाइप प्राइमरली कॉन्स्टिट्यूट्स द ओशनिक क्रस्ट एंड व्हाट इज इट्स कंपेरेटिव थिकनेस एंड डेंसिटी. बताइए. हिंदी में ये रहा सवाल. महासागरीय क्रस्ट मुख्य रूप से किस प्रकार की चट्टान से बनी है और इसकी तुलनात्मक मोटाई का घनत्व क्या है. एस वेव का शैडो जोन बिल्कुल वैशाली जी 40% ऑफ एरिया इंडिया का कवर करता है, 40% लगभग. यस, ओके. तो अब यहाँ पर अगर हम बात करें तो हमें पता है कि जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है वो ग्रेनिटिक रॉक की बनी हुई है, और जो ओशनिक क्रस्ट है वो बसाल्टिक रॉक की बनी हुई है. याद कैसे रखा था? ओशन में सॉल्ट होता है ऐसे. फिर हमने ये पढ़ा था कि जब भी प्लेट्स आपस में मिलती हैं, दैट इज कॉन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री होती है, उस केस में एक प्लेट नीचे चली जाती है और सबडक्शन जोन बन जाता है. जो प्लेट नीचे जाती है वो भारी वाली है और ओशनिक क्रस्ट भारी होती है, यानी कि वो डेंसर होती है और पतली होती है. तो बसाल्टिक जो रॉक है वो थिनर होगी और डेंसर होगी. ये इसका सही आंसर होगा. ओशनिक क्रस्ट इज थिन एंड डेंस
दैट इज़ वाई जब मिलन होगा तो उसी को सबडक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, ओके। अगर मैं आपसे मीन थिकनेस पूछ लूँ ओशनिक क्रस्ट की और कॉन्टिनेंटल क्रस्ट की, तो आपका आंसर क्या होगा? जल्दी बताइए, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट की और ओशनिक क्रस्ट की मीन थिकनेस कितनी होगी, मोटाई? The Earth's core is primarily composed of which two elements often abbreviated as नीफे? बताइए, अर्थ कोर नीफे से बनी हुई, नीफे का मतलब है क्या? तो ये अर्थ की हमारी डिफरेंट लेयर्स हैं, ठीक है। या तो अगर आपको ऐसे नहीं समझना है तो आप यहाँ पे समझ सकते हैं, इस यहाँ पे, दैट इज़ ये हमारी अर्थ की हमने एक मान लो पीस निकाल ली। ए क्यों नहीं होगा? ग्रेनिटिक रॉक थिक होती है और लेस डेंस, ओके होती है। विच टाइप रॉक प्राइमरली कॉन्स्टिट्यूट? लेकिन ओशनिक क्रस्ट की बात हो रही है ना यहाँ पर, कि ओशनिक क्रस्ट किसकी बनी होती है। किसी का आंसर नहीं है अभी तक। बिल्कुल अभिषेक, हाँ सही है, ठीक है। तो इसको करते हैं। तो सबसे पहले ये हमने अर्थ बना लिया, इसमें से सबसे ऊपरी लेयर होती है हमारी क्रस्ट, बीच वाली होती है मैंटल और सबसे अंदर वाली होती है कोर। अब जो कोर है उसको भी हम दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, आउटर कोर और इनर कोर। बाई मास और बाई वॉल्यूम की अगर जब हम बात करते हैं तो क्रस्ट 1% है, मैंटल 68% है और बच गया कोर 31% है। बाई वॉल्यूम अगर बात करेंगे तो 1% है, 84% है एंड 15% है, ठीक। तो ये बाई मास एंड बाई वॉल्यूम है। क्लियर? क्रस्ट, मैंटल और कोर का कॉम्पोजिशन। क्रस्ट बात करेंगे तो मेनली बनी हुई है सियाल की, ये बनी हुई है सीमा की और ये बनी हुई है नीफे की, ओके ओके। अब ध्यान दीजिएगा कि जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है, सॉरी जो क्रस्ट है वो दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक तो कॉन्टिनेंटल और दूसरी ओशनिक। इवन ओशनिक क्रस्ट भी सीमा की बनी हुई है। जी हाँ, वो कैसे? क्योंकि ओशनिक क्रस्ट बनती कैसे है, शायद आपको पता हो मिड ओशनिक रिजेस के बारे में, शायद आपको पता हो सी फ्लोर स्प्रेडिंग के बारे में। सी फ्लोर स्प्रेडिंग जो थ्योरी हम पढ़ते हैं, तो सी फ्लोर का स्प्रेड हो रहा है मतलब है क्या, अंदर से मैग्मा या लावा ही तो निकल रहा है, और वो कहाँ से आ रहा है, वो मेंटल से आ रहा है। तो इसीलिए ओशनिक क्रस्ट भी सीमा होती है, सिलिका और मैग्नीशियम, ये सिलिका और एल्यूमिनियम, और ये नीफे मतलब निकल और आयरन। अब ये जो क्रस्ट है लगभग 100 किलोमीटर ये मोटी होती है, अगर हम एकदम मैक्सिमम कंसिडर कर लें। सबसे ज़्यादा मोटी क्रस्ट आपको कहाँ देखने को मिलेगी? माउंटेन्स में देखने को मिलेगी, हिमालयाज़ में देखने को मिलेगी। अब ये जो मैंटल है इसको भी हम दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, अपर और लोअर। अपर मैंटल के भी दो पार्ट हैं, एकदम जो अपर पार्ट है वो एकदम सॉलिड हो रखा है, एकदम भी जो अपर पार्ट है वो एकदम सॉलिड हो रखा है। सो दिस अपर पार्ट अलॉन्ग विद द क्रस्ट इज कॉल्ड एज लिथोस्फीयर, इज कॉल्ड एज लिथोस्फीयर, यानी कि स्थलमंडल इसको बोलते हैं। और इसकी अगर थिकनेस की बात करेंगे तो 200 किलोमीटर तक की थिकनेस जाती है इसकी। और इस लिथोस्फीयर के नीचे, इस लिथोस्फीयर के नीचे एक लेयर है जिसको हम बोलते हैं एस्थीनोस्फीयर, दुर्बल मंडल हिंदी में बोलते हैं। एस्थीनोस का मतलब होता है वीक, एस्थीनोस का मतलब क्या होता है, वीक। तो ये जो लेयर है दिस इज एस्थीनोस्फीयर विच इज सेमी प्लास्टिक या सेमी सॉलिड, यानी कि ये मोल्टेन है, पूरी तरीके से नहीं लेकिन सेमी मोल्टेन है, थोड़ी बहुत पिघली हुई है, यानी कि बहुत गाढ़ी है ये एस्थीनोस्फीयर, और यही लावा है। इसी के ऊपर ही ये जो लिथोस्फीयर की प्लेट है वो स्लाइड करती है। कमेंट बताइए टोटल कितनी मेजर लिथोस्फेरिक प्लेट्स हैं। तो नीफे का मतलब निकल और आयरन हो गया, ऑप्शन नंबर सी, ठीक। तो यहाँ देख सकते हैं कि ये एस्थीनोस्फीयर है, ये लिथोस्फीयर है। एस्थीनोस्फीयर इज नॉट अ पार्ट ऑफ लिथोस्फीयर। ये 100 किलोमीटर तक, ये 200 किलोमीटर तक, एस्थीनोस्फीयर अगर बात करेंगे 400 किलोमीटर तक। और मैंटल कहाँ तक है? मैंटल 2900 किलोमीटर तक है। और कोर कहाँ तक है? कोर तो अर्थ की रेडियस तक होगा, यानी लगभग 6400, 6300, 71, या फिर वही लगभग 6400 किलोमीटर मान लो आप। क्वेश्चन नंबर 4, द एस्थीनोस्फीयर इज नॉट कंसिडर्ड अ पार्ट ऑफ द लिथोस्फीयर। द एस्थीनोस्फीयर इज अ वीक semi-molten layer, whereas the lithosphere consists of the solid crust and the uppermost solid part of the mantle. हिंदी में ये रहा।
लिथोस्फीयर इज नॉट अ पार्ट ऑफ एस्टेनोस्फीयर, वाई? फिजोमदीन, बहुत अच्छा सवाल पूछिए आप। फिजोमदीन किस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो आप? क्यों? एस्टेनोस्फीयर इज नॉट कंसिडर्ड अ पार्ट ऑफ लिथोस्फीयर, बिल्कुल सही है। The asthenosphere is weak semi-molten layer, whereas the lithosphere consists of the solid crust and the uppermost solid part of the mantle. बिल्कुल ट्रू है, ऑप्शन नंबर ए। फिफ्थ, which seismic discontinuity marks the boundary between the mantle and the core? कौन सी डिस्कॉन्टिन्यूटी असमानता है जो कि मैंटल और कोर के बीच में बाउंड्री बनाता है? दीज आर आर लेयर्स, या फिर यहाँ पर भी आप लेयर्स देख सकते हैं। तो इसको हम कैसे करके याद करते हैं? कोई मुझे रेड गुलाब ला दो, ठीक है। यहाँ पे चलो मैं बनाता हूँ ऐसे, दिस इज आर क्रस्ट, दिस इज मैंटल, दिस इज कोर। सबको हम दो दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, सबको दो दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, सबको दो दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। ये अपर क्रस्ट, लोअर क्रस्ट, अपर मैंटल, लोअर मैंटल, आउटर कोर, इनर कोर। आउटर कोर लिक्विड होती है, ठीक। तो इसको हम याद करते हैं, कोई मुझे रेड गुलाब ला दो। कोनराड डिस्कॉन्टिन्यूटी, मोहोस डिस्कॉन्टिन्यूटी, रेपेटी डिस्कॉन्टिन्यूटी, ग्यूटेनबर्ग डिस्कॉन्टिन्यूटी एंड लेहमैन्स डिस्कॉन्टिन्यूटी। खत्म। अपर क्रस्ट, लोअर क्रस्ट, अपर मैंटल, लोअर मैंटल, आउटर कोर, इनर कोर। खत्म। कोई मुझे रेड गुलाब ला दो। कोनराड, मोहोस, रेपेटी, गुटेनबर्ग और लेहमैन्स। सो विच सीस्मिक डिस्कॉन्टिन्यूटी मार्क्स द बाउंड्री बिटवीन द मैंटल एंड द कोर? सो अगर हम मैंटल एंड कोर के बीच में देखें तो दिस इज योर ग्यूटेनबर्ग डिस्कॉन्टिन्यूटी, ऑप्शन नंबर सी। देख सकते हैं, अभी यहाँ से आपको समझ ना आता इसलिए यहाँ से बताया नहीं था। With reference to the chemical composition of the Earth's crust, consider the following statements. Oxygen is the most abundant element, accounting for over 46% of the Earth's crust mass. Iron is the most abundant metal in the Earth crust. Which of the following statement is correct? ये रहा आपका हिंदी में सवाल। तो अगर हम कॉम्पोजिशन बात करें अर्थ की क्रस्ट का, तो वो कुछ इस तरीके से हम याद करते हैं। ओ सियाल 46.6%, 27.7%, 8.1%। तो सबसे अबंडेंट एलिमेंट क्रस्ट में ऑक्सीजन है, सबसे अबंडेंट मेटल एल्यूमिनियम है, ना कि आयरन है। आयरन तो 5% है। तो यहाँ पर अगर देखें तो आयरन इज़ द मोस्ट अबंडेंट, गलत हो जाएगा बिकॉज एल्यूमिनियम है। ओ सियाल, ऑप्शन नंबर ए, 1 ओनली। ठीक है, अगला है, और परसेंटेज भी याद रखेंगे तीनों के, ओ सियाल के। देन आयरन है, कैल्शियम है, सोडियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम तक थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। ठीक है। Which layer of the earth is in a liquid state and is responsible for generating the earth's magnetic properties? तो लिक्विड स्टेट में कौन सी है और अर्थ की मैग्नेटिक प्रॉपर्टी उसको देती है? तो अभी हमने देखा आउटर कोर लिक्विड स्टेट में, और जो अर्थ को उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज देती है। देन 8 पे आते हैं, डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज आर ऑल्सो नोन एज कंस्ट्रक्टिव बाउंड्रीज। At these boundaries, plates spread apart, allowing magma to rise and solidify, thereby creating new oceanic lithosphere. ये रहा आपका हिंदी में क्वेश्चन, पढ़ लिया आपने? देखो, अब हमारी प्लेट बाउंड्री टोटल 3 तरीके की होती है, डाइवर्जेंट, कॉन्वर्जेंट एंड ट्रांसफॉर्म। या तो प्लेट, अभी मैंने आपसे पूछा था कितनी लिथोस्फेरिक प्लेट होती है मेजर, तो टोटल मेजर 7 मेजर लिथोस्फेरिक प्लेट होती है और बाकी माइनर होती है। मेजर में आपकी नॉर्थ अमेरिकन, ठीक है, साउथ अमेरिकन, यूरेशियन, एंटार्क्टिका, अफ्रीका, ये सारी प्लेट्स आती हैं। जुआन दे फूका, नाज़का, ये सब छोटी छोटी। पैसिफिक प्लेट इज़ द लार्जेस्ट प्लेट, जुआन दे फूका इज़ द स्मॉलेस्ट प्लेट। तो जुआन दे फूका, कोकोस, अरेबियन, ठीक है, फिलिपीन, ये सब जो है, कोकोस, नाज़का, ये सब माइनर प्लेट्स हैं। माइनर हमें नंबर याद नहीं रखना है, मेजर का नंबर याद रखना है 7। तो प्लेट एक दूसरे के या तो दूर जा सकती हैं या पास आ सकती हैं, या फिर वो स्लाइड कर सकती हैं एक दूसरे से। अगर दूर जाती हैं, लेट्स सपोज कि ये दूर जा रही हैं, तो जब दूर जाएंगी तो अंदर जो मैग्मा भरा हुआ है वो बाहर निकलेगा और बाहर आके वो सॉलिडिफाई हो जाएगा। सो यहाँ पे स्प्रेडिंग हो रही है क्योंकि मैग्मा के अलावा बाहर निकल के सॉलिडिफाई हो रहा है, जम रहा है, बन रहा है, तो वो कंस्ट्रक्टिव प्लेट बाउंड्री होगी। ओके, कॉन्वर्जेंट की अगर बात करेंगे तो 2 प्लेट्स आपस में पास आ रही हैं, दोनों आपस में मिल रही हैं। जब दोनों आपस में मिलेंगी तो जो डेंस वाली है, जो भारी वाली है, वो नीचे सबडक्ट कर जाएगी। जब सबडक्ट करेगी तो वो मेल्ट हो जाएगी। जब मेल्ट हो जाएगी तो एक्स्ट्रा मैग्मा या लावा बनेगा और वो कहीं से वॉल्केनो के फॉर्म में निकलेगा। सो कॉन्वर्जेंट की अगर बात करें तो सबडक्शन होगा, ये डिस्ट्रक्टिव होती हैं। और ट्रांसफॉर्म में अगर बात करें तो इसमें सिर्फ स्लाइडिंग होती है, नीदर कंस्ट्रक्टिव नॉट डिस्ट्रक्टिव, ना तो बनता है ना तो बिगड़ता है।
अब ट्रांसफॉर्म में ज़्यादातर आपको भूकंप देखने को मिलते हैं, अर्थक्वेक। ऐसा नहीं है कि जो कॉन्वर्जेंट है वहाँ पर आपको भूकंप देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन ट्रांसफॉर्म में आपको कोई वॉल्केनिक एक्टिविटी तो ऐसा देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि वॉल्कनिज्म तभी होता है जब सबडक्शन, यानी कि जब वो प्लेट नीचे जाएगी, पिघलेगी, एक्स्ट्रा मैग्मा लावा बनेगा, तो वो कहीं से तो निकलेगा एक्स्ट्रा लावा के फॉर्म में। यहाँ पर मेनली अर्थक्वेक्स आते हैं ट्रांसफॉर्म में। ओके जब दूर जाते हैं तो ये इसमें डाइवर्जन में हमें जनरली ये ओशन, समुद्र तल में देखने को मिलता है, जिसको हम बोलते हैं सी फ्लोर स्प्रेडिंग। सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी किसने दी थी, जरा बताएंगे? तो डाइवर्जन प्लेट बाउंड्रीज आर ऑल्सो नोन एज कंस्ट्रक्टिव, बिकॉज दोनों दूर जाएंगे तो अंदर का जो मैग्मा है वो बाहर निकलेगा, जमेगा। एट दीज बाउंड्रीज प्लेट स्प्रेड अपार्ट अलाउइंग मैग्मा टू राइज एंड सॉलिडिफाइड। बिल्कुल रीजन भी सही है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन है शर्सन का। Which of the following characteristics accurately describe a transform plate boundary? तो निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता रूपांतर प्लेट सीमा को का सटीक वर्णन करता है, बताइए। हैरी यस ने बिल्कुल। ओके so motion involves little sliding. They are classified as destructive margins. No, they are neither constructive nor destructive. They are typically associated with the volcanic activity. जो ट्रांसफॉर्म है वॉल्केनिक एक्टिविटी नहीं, बल्कि वो मेनली अर्थक्वेक से जुड़ी हुई है। क्योंकि होता क्या है कि अर्थक्वेक है क्या चीज़? अर्थक्वेक है सडन रिलीज ऑफ एनर्जी अलोंग अ फॉल्ट लाइन। ध्यान से समझिएगा, फॉल्ट लाइन में अगर एनर्जी रिलीज हो जाए इन द फॉर्म ऑफ वेव्स, सीस्मिक वेव्स उनको बोल देते हैं, और वो एनर्जी वेव्स के फॉर्म में निकलेगी और वही अर्थक्वेक लाती है, वही भूकंप लाती है। सो दे आर टिपिकली एसोसिएटेड विद वॉल्केनिक एक्टिविटी। ठीक है, ध्यान रखना, दे आर टिपिकली एसोसिएटेड विद वॉल्केनिक एक्टिविटी। दिस वुड बी रॉन्ग। ऑप्शन नंबर A1 ओनली विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, सो फॉल्ट लाइन के अलॉन्ग जो है आपकी एनर्जी रिलीज होगी, एंड अगर फॉल्ट लाइन के अलॉन्ग ध्यान रखना, कभी कभी क्या होता है, क्रस्ट सबडक्ट कर जाती है नीचे, तब कौन से माउंटेन्स बनते हैं पता है आपको? ब्लॉक माउंटेन बनते हैं। जैसे ये पार्ट नीचे चला गया तो ये बन जाता है, जो उठा हुआ भाग होता है उसको हम बोलते हैं हॉर्स्ट। ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज हॉर्स्ट। एंड जो पार्ट नीचे चला जाता है उसको बोलते हैं ग्रेबन। यही बन जाती है रिफ्ट वैली, भ्रंश घाटी, और ये हॉर्स्ट बन जाते हैं ब्लॉक माउंटेन्स, भ्रंशोत्त पर्वत। ओके, which of the following is considered a direct source for studying the earth's interior according to the geological methods? भूवैज्ञानिक विधियों के अनुसार पृथ्वी के आंतरिक भाग के अध्ययन के लिए निम्नलिखित में से किसे प्रत्यक्ष स्रोत माना जाता है, बताइए। अब सोर्सेज जो हैं वो दो तरीके के होते हैं अर्थ के इंटीरियर, जो अभी हम डिस्कस कर रहे थे कि क्रस्ट सॉलिड है, मैंटल में एक हमें सेमी मॉल्टन लेयर देखने को मिलती है एस्टेनोस्फेयर, एंड कोर का आउटर कोर आपका लिक्विड है। ठीक, ये हमें पता कैसे चला? दो तरीके के सोर्सेज हैं, एक तो डायरेक्ट और दूसरे इनडायरेक्ट। डायरेक्ट का मतलब है जो चीज़ अर्थ के इंटीरियर से ही निकल रही है, अंदर से ही आ रही है, तो उसको हम देख के पता चल लग जाता है कैसे, जैसे कि वोल्केनो, जैसे कि चट्टान, रॉक अंदर से ही आ रही हैं, तो ये डायरेक्ट सोर्सेज हैं। मेटियोराइट अर्थ के अंदर से तो आ नहीं रहे, मेटियोराइट तो बाहर से आ रहे हैं, उल्का पिंड। ठीक है, जब वो टकरा रहे हैं तो मेटियोराइट कहला रहे हैं, है ना। जब वो जल रहे हैं, ठीक है, वैसे तो मेटियोराइड होते हैं, जब वो अर्थ के एटमॉस्फेयर में आते हैं और जल जाते हैं तो मेटियोर हो जाते हैं, और अगर वो टकरा जाते हैं आके तो मेटियोराइट हो जाते हैं। किस लेयर में आके जलते हैं जरा बताइए? तो ये आपका इनडायरेक्ट होगा। सीस्मिक वेव्स इनडायरेक्ट है, टेम्परेचर मेजरमेंट इनडायरेक्ट है, मैग्नेटिक वेव्स इनडायरेक्ट है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर मेटियोराइट्स हो गए, आपके एस्टेरॉइड हो गए, सब इनडायरेक्ट सोर्स हैं ये। समझ गए आपको, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। तो मेसोस्फीयर में ये बर्न होते हैं। What is the approximate depth at which the Mohs discontinuity is generally located, separating the crust and mantle? So अभी हमने देखा कि जो मोहोस डिसकॉन्टिन्यूटी वो मैंटल और कोर को अलग कर रही है। सॉरी यहाँ पे देखो, कोई मुझे, तो मोहो आपकी क्रस्ट और इसको अलग कर रही है, तो कितनी डेप्थ में होगा? 2900 किलोमीटर तो ये हो गया सर, जहाँ पर मैंटल और कोर अलग हो रहे हैं। ठीक, कोई मुझे रेड गुलाब, तो ग्यूटेनबर्ग डिसकॉन्टिन्यूटी है ये। 100 किलोमीटर होगा ना, क्योंकि हमने क्रस्ट की थिकनेस ही देखी है लगभग 100 किलोमीटर। तो ऑप्शन नंबर बी, 700 तो होगा ही नहीं। 200 तक तो लिथोस्फीयर जाता है, 400 तक तो एस्टेनोस्फीयर पहुंच जाते हैं, जो कि मैंटल का पार्ट है। हमें तो क्रस्ट और मैंटल की बाउंड्री पूछी है। ओके, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग एन अर्थक्वेक। हिंदी में ये रहा आपका क्वेश्चन।
भूकंप के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। किया आपने विचार? Okay. So hypocenter is the place on the surface nearest to the energy release. Epicenter is the point where the energy is first released within the earth crust, and the area nearest to the epicenter experiences the most destruction. अभी हमने देखा कि earthquake कैसे आते हैं when energy is released in the form of waves, ठीक है, along a fault line. First thing. क्वेश्चन है आपसे, क्वेश्चन ये है, शैलो फोकस्ड या डी फोकस्ड अर्थक्वेक्स किस में ज़्यादा डिस्ट्रक्शन होगा? एंड एक दूसरा क्वेश्चन है, ऑल नेचुरल अर्थक्वेक्स अकर इन विच लेयर, कहाँ पर अकर होते हैं वो ऑल नेचुरल अर्थक्वेक? सो जो एनर्जी रिलीज होगी ये चारों दिशाओं में इस तरीके से रिलीज होती है। अब जो नीचे चलेगी उससे तो क्या ही डिस्ट्रक्शन होगा। सबसे पहले कहाँ पहुँचेगी? सबसे पहले पहुँचेगी जस्ट जो इसके पॉइंट ऊपर है, जिसको हम बोलते हैं भूकंप का एपिसेंटर, और जहां से रिलीज हुई उसको बोलते हैं हाइपोसेंटर या फोकस। या तो हाइपोसेंटर होगा या फोकस होगा, और जहां पे सबसे पहले मिलेगी वो भूकंप का एपिसेंटर होगा। ऑलराइट, ओके, वो हो गया भूकंप का एपिसेंटर। अब जितना भी नज़दीक होगा कोई भी जगह एपिसेंटर के, वहां पर डिस्ट्रक्शन उतना ही ज़्यादा होगा, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। सो hypocenter is the place on the surface nearest to the energy release? No, it is the point where the energy is released. Epicenter is the point where the energy is first released? No, it is ये वाला, ये इंटरचेंज कर दिया गया दोनों। आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। पहले वाले क्वेश्चन का आंसर है शैलो फोकस्ड अर्थक्वेक ज़्यादा डिस्ट्रक्शन करते हैं। शैलो फोकस अर्थक्वेक्स cause more destruction than the deep-seated earthquake, and all natural earthquake occur in the lithosphere. स्थल मंडल में सारे प्राकृतिक भूकंप आते हैं। What are the respective instruments or scales used to measure the magnitude and intensity of an earthquake? भूकंप के परिमाण और तीव्रता को मापने के लिए उपयोग में किए जाने वाले संबंधित उपकरणों पैमाने क्या हैं? सीस्मोग्राफ, रिक्टर स्केल, मर्कैली स्केल, रिक्टर स्केल, सीस्मोग्राफ, मर्कैली स्केल। सो टॉकिंग अबाउट द सीस्मोग्राफ, ये तो सीस्मिक वेव्स को रिकॉर्ड करेगा। यहाँ मैग्नीट्यूड और इंटेंसिटी पूछा, एम से मैग्नीट्यूड, लेकिन एम से मर्कैली नहीं होगा, रिक्टर होगा, और आई इंटेंसिटी मर्कैली के साथ जाएगा। ये एक लिमिटलेस स्केल है जिसमें हम 0 to 10 से मैग्नीट्यूड को दर्शा देते हैं, क्योंकि अभी तक 10 से ज़्यादा मैग्नीट्यूड का भूकंप आया नहीं है। सबसे ज़्यादा 9.4 का भी आया है, वो जो चिली में आया था, ठीक है, 9.4 का। टॉकिंग अबाउट मर्कैली, ये इंटेंसिटी के बारे में बताता है, और ये एक लिमिट में रहने वाली स्केल है, 1 से 12 तक वैल्यू जाती है इसकी। अगला है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग दी सेडिमेंट्री रॉक्स। तो रॉक्स को लेके क्वेश्चन है। तो अवसादी जो चट्टान है उसको लेके, तलछटी चट्टान जिसके कहते हैं, उसको लेके यहाँ पे स्टेटमेंट दिए हुए, कथन दिए हुए, आपको बताना है कौन सा सही है। बताइए। चलो कर लिया। द प्रोसेस ऑफ कंपैक्शन ऑफ सेडिमेंट इनटू रॉक्स इज नोन एज लिथेफैक्शन। यस, these rocks typically exist in layers or strata and are primarily source where fossils are found. Yes, it is the only rock जो आपको लेयर्स के फॉर्म में देखने को मिलेगी और जहाँ पर फॉसिल्स यानी जीवाश्म आपको देखने को मिलता है। Chalk and coal are examples of sedimentary rock formed mechanically. Now this statement is wrong. तो ऑप्शन नंबर सी 1 and 2 ओनली। ठीक है, अभी आपको बताऊंगा पूरा क्यों रॉन्ग है और कैसे लिथेफैक्शन होता है, सब देखेंगे। आई नो, ठीक है, कि मुझे बताना है, लेकिन रुक जाओ, भी बताएंगे इसको। पहले ये क्वेश्चन करो। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स करेक्टली रिप्रेजेंट्स द रॉक टाइप एंड इट्स कॉरेस्पॉन्डिंग क्रिस्टल लेयर बेस्ड ऑन द सॉलिडिफिकेशन लोकेशन। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक जमने के स्थान के आधार पर चट्टान के प्रकार और उसके संबंधित क्रिस्टल परत का सही प्रतिनिधित्व करता है? सो GC, दैट इज ग्रेनाइट कॉन्टिनेंटल के साथ जाता है, सॉल्ट ओशन के साथ जाता है, सो दिस वुड बी रॉन्ग।
ग्रेनाइट कॉन्टिनेंटल है और ये इंट्रूसिव है। इंट्रूसिव मतलब जो अंदर बन जाता है इग्नियस रॉक, उसको इंट्रूसिव इग्नियस रॉक या प्लूटोनिक रॉक के नाम से जानते हैं। इंट्रूसिव इग्नियस रॉक या प्लूटोनिक रॉक। ओके, ऑलराइट। 16th, dynamic metamorphism involves the mechanical disruption and reorganization of original minerals without any appreciable chemical changes. It occurs, reason दिया है, it occurs primarily due to the action of heat or a sudden change in temperature. बताइए, ये हिंदी में क्वेश्चन है आपका, ये डायनेमिक मेटामॉर्फिज्म पे क्वेश्चन है। शिका, अर्पिता, स्वाति, प्रियंका, राज। चले, तो डायनेमिक मेटामॉर्फिज्म इन्वॉल्व्स मैकेनिकल डिस्ट्रप्शन, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ ओरिजिनल मिनरल्स विदाउट एनी केमिकल चेंज। दिस इज एब्सोल्युटली ट्रू। इट अकर्स प्राइमरली ड्यू टू द एक्शन ऑफ हीट और सडन चेंज इन टेम्परेचर। नो, ठीक है, वो आपका कॉन्टैक्ट मेटामॉर्फिज्म पे आ जाएगा। जैसे कि अगर हम बात करें तो थर्मल मेटामॉर्फिज्म अलग होता है, डायनेमिक अलग होता है। डायनेमिक की अगर बात करेंगे तो मेटामॉर्फिक रॉक्स फॉर्म्ड विदाउट एनी केमिकल चेंज डायनेमिक। जो सडन टेम्परेचर चेंज से बन जाए वो थर्मल मेटामॉर्फिज्म है। तो आप यहाँ देख सकते हो, ये टेम्परेचर बोल रहा है और बोल रहा है इट मतलब इसकी बात कर रहा है, इसका एक्सप्लेनेशन दे रहा है, जो बिल्कुल गलत है। सो ए इज ट्रू, आर इज फॉल्स, ठीक है। जो थर्मल मेटामॉर्फिज्म है उसके दो टाइप होते हैं, एक तो कॉन्टैक्ट मेटामॉर्फिज्म और दूसरा रीजनल मेटामॉर्फिज्म। अब होता क्या है कि मेटामॉर्फिक रॉक का बनती ही वो पीवीटी चेंजेस की वजह से है। दैट इज़ जब प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर में बदलाव होते हैं, चेंजेस होते हैं, तभी वो बनती है। जब बहुत ज़्यादा प्रेशर में चेंज हो, वॉल्यूम में या टेम्परेचर में। अब होता ये है कि जब कॉन्टिनेंट, जैसे कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री होती है, प्लेट पास में आई, तो जब प्लेट में पास आएंगी तो बहुत ज़्यादा फोर्स नहीं लगाएंगी एक दूसरे के एकदम सिर पे, बहुत ज़्यादा फोर्स लगाएंगी। तो जब फोर्स लगाएंगे तो बहुत ज़्यादा प्रेशर लगेगा तो क्या होगा, रीजनल मेटामॉर्फिज्म हो जाएगा। और जब ये सबडक्ट कर जाएगी तो जितना पार्ट सबडक्ट कर जाएगा वो पिघल जाएगा, लेकिन उसके आसपास का बहुत गर्म होके उसकी फॉर्म चेंज हो जाएगी, उसमें मेटामॉर्फोसिस हो जाएगा, उसकी फॉर्म चेंज हो जाएगी और उसको बोलेंगे कॉन्टैक्ट मेटामॉर्फिज्म। समझिए ध्यान से इसको कि मेटामॉर्फिक रॉक बनती ही पीवीटी चेंज की वजह से, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर। अब अगर वो बिना केमिकल चेंज के बन रही है तो डायनेमिक मेटामॉर्फिज्म, और अगर वो केमिकल चेंज हो रहा है यानी कि सडन टेम्परेचर चेंज हो रहा है तो थर्मल मेटामॉर्फिज्म। दो तरह का, कॉन्टैक्ट, रीजनल। प्लेटें पास आ रही बहुत भयंकर, किसी भी कारणवश प्रेशर लग सकता है, मैं तो एक उदाहरण दे रहा हूँ, प्रेशर किसी भी कारणवश लगा, प्रेशर की वजह से हो रहा है तो रीजनल। और अगर तापमान बहुत ज़्यादा मैग्मा के कांटेक्ट में आ गया है, लावा के कांटेक्ट में आ गया था वो पार्ट थोड़ा सा, तो उसमें कॉन्टैक्ट मेटामॉर्फिज्म हो जाएगा, ठीक है। चलिए, Which of the following intrusive igneous landforms is explicitly classified as horizontal landform? निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्वेधी आग्नेय भू आकृति स्पष्ट रूप से एक क्षैतिज भू आकृति के रूप में वर्गीकृत है? जितने भी इंट्रूसिव लैंडफॉर्म्स हैं उसको अब यहाँ पर हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो ये कि जहाँ पर वो मैग्मा चैम्बर है, अगर वहीं पे ही वो सॉलिडिफाई हो जाए तो दैट इज कॉल्ड एज बैथोलिथ। डोम लाइक स्ट्रक्चर होता है और जहाँ पर था वहीं पे जम गया। अगर वो ऊपर गया एक कंड्यूट या पाइप लाइक स्ट्रक्चर से और यहाँ पे इस तरीके से ऊपर जाके जम गया, दैट वुड बी कॉल्ड एज लैकोलिथ। सॉसर शेप जाके ऐसे सॉसर की शेप की तरह बन गया, जिसका ऊपर वाला भी कॉनकेव है, नीचे वाला भी कॉनकेव है, उसको बोलते हैं लोपोलिथ। ये लैको था, वो लोपो, लपक लो, ऐसे सॉसर बना के लपक लो। कैच जब पकड़ते हैं तो अपने हाथों को जब कैच पकड़ते हैं, क्रिकेट खेलते हैं तो ऐसे ही तो बना लेते हैं, तो लपक लो, लोपो लो, लोपो, ठीक है, लपक लो, लोपोलिथ। अगर ये मैग्मा जाके इस तरीके से वेवी मास ऑफ रॉक में तब्दील हो जाए, वेव की तरह दिख रहा है, तो उसको फैकोलिथ बोलते हैं। ऐसा लगता है किसी ने फेंक दिया है, वेव बन गई। जब फेंकते हो तभी वेव बनती है। तो ये जो उठ गया है उसको एंटीक्लाइन बोलते हैं, जो गिर गया है उसको सिनक्लाइन बोलते हैं। जो एकदम हॉरिजॉन्टली ये जम गया उसको बोलते हैं सिल। कैसे हम लोग याद करते हैं, सिल बट्टे में है ना, चटनी वटनी नमक वमक पीसा जाता है, तो ऐसे सिल बट्टा ऐसे रखते हैं एकदम, है ना, लिटा के, तो ये सिल हो गया। और जो एकदम खड़ा हुआ पार्ट होता है उसको बोलते हैं डाइक, ठीक है, जो एकदम वर्टिकल होता है डाइक बोलते हैं। तो हॉरिजॉन्टल पूछ रहा है तो हॉरिजॉन्टल में आपका ये सिल होगा, ऑप्शन नंबर डी। इन द रॉक साइकिल, व्हाट इज द इमीडिएट प्रोसेस रिक्वायर्ड फॉर सेडिमेंट्री रॉक टू बी कन्वर्टेड डायरेक्टली टू मेटामॉर्फिक रॉक? बताइए।
हिंदी में ये रहा, चट्टान चक्र में तलछटी चट्टान को सीधे मेटामॉर्फिक चट्टान में परिवर्तित करने के लिए किस तात्कालिक प्रक्रिया की आवश्यकता होती है, बताइए। इन द रॉक साइकिल what is the immediate process required for sedimentary rock to be converted directly to metamorphic rock। अब यहाँ से हम रॉक साइकिल समझेंगे, जो वहाँ पर मैंने आपको नहीं बताया था, है ना, लिथेफैक्शन। तो सबसे पहले रॉक बनती कैसे है? जब मैग्मा बाहर निकलता है तो उसको लावा बोलते हैं, जब वो जम जाता है तो वो रॉक बन जाती है, और वो जो रॉक बनती है वो इग्नियस होती है। तो इग्नियस को इसीलिए प्राइमरी रॉक बोलते हैं। प्राइमरी इसीलिए है क्योंकि सबसे पहले यही बनती है, सॉलिडिफिकेशन ऑफ मैग्मा या लावा से, कूलिंग से बन जाती है ये, ठीक है। यही मेल्ट हो जाएगी तो फिर से मैग्मा बन जाएगा। अब इसमें अगर हम सिंपल, ध्यान सुनिएगा, अब अगर इसमें हमें हीट और प्रेशर कर दूं, पीवीटी चेंज, तो इसका फॉर्म चेंज हो जाएगा, मेटामॉर्फिक रॉक बन जाएगी। अभी बताया कि मेटामॉर्फिक बनती पीवीटी चेंजेस से है। अब ये इग्नियस और ये मेटामॉर्फिक, दोनों में से किसी में अगर ये अब क्या होगा, इसमें इरोजन होगा, अपरदन होगा। पहले तो वेदरिंग होगी, अब ठीक है, क्षरण होगा, देन इरोजन होगा। अब वेदरिंग और इरोजन में आई होप सबको डिफरेंस पता होगा। वेदरिंग का मतलब होता है, वैसे हम आगे देखेंगे, इस पर भी आगे चैप्टर है इसका, ठीक है, अगला हमारा टॉपिक इसी पे होगा। तो वेदरिंग का मतलब होता है रॉक का टूटना, ब्रेकिंग ऑफ रॉक इज कॉल्ड एज वेदरिंग। इरोजन का मतलब होता है जो चट्टान टूटी है, नहीं भी टूटी, उसका ट्रांसपोर्ट होना, उसका जाना कहीं, इरोजन कहलाता है। तो ये टूटेगी और ट्रांसपोर्ट भी होगा, यानी वेदरिंग भी होगी, इरोजन भी होगा। और जब होगा तो एक लेयर ये पड़ गई, फिर इसका इरोजन होकर, जैसे मान लो नदी है, ग्लेशियर है, ये सब इरोजन परफॉर्म करते हैं अपना, विंड है, हाँ। तो मान लो नदी तोड़ के लाइट डिपॉजिट किया, फिर नदी तोड़ के लाइट डिपॉजिट किया, फिर नदी तोड़ के लाइट डिपॉजिट किया, तो ऐसे लेयर बाई लेयर बाई लेयर जमती रहेंगी। इसीलिए बोलते हैं कि सेडिमेंट्री जो रॉक होती है वो लेयर्स के फॉर्म में देखने को मिलती है। और क्योंकि लेयर्स के फॉर्म में देखने को मिलती है तो बीच में कहीं ना कहीं किसी जीव का अंश होगा, किसी लिविंग बीइंग का कोई रेमिनेंट होगा, ठीक है, जीव का अंश होगा, और उसी को बोल देते हैं जीवाश्म, फॉसिल बोल देते हैं। तो फॉसिल हमें एक ही रॉक में देखने को मिलता है, एंड दैट इज सेडिमेंट्री रॉक। और ये जो प्रोसेस था जिसमें लेयर बाय लेयर वो आई और जम गई, चपक गई, उसको बोलते हैं लिथेफैक्शन, उसको बोलते हैं लिथेफैक्शन, ठीक। अब मेटामॉर्फिक रॉक जो है, अगर उसमें लाइंस से देखने को मिल रही हैं, लाइन देखने को मिल रही है, तो उसको क्या बोलते हैं? और अगर उसमें ऑल्टरनेट लाइट एंड डार्क शेड्स देखने को मिल रही हैं तो क्या बोलते हैं, जरा बताइए। तो लाइंस है तो फोलिएशन या लीनिएशन बोलेंगे, और अगर शेड्स हैं तो उसको क्या बोलेंगे, बैंडिंग बोलेंगे, ठीक है। ये चीज़ ध्यान में रखनी है आपको। तो इन दी रॉक साइकिल, व्हाट इज द इमीडिएट प्रोसेस रिक्वायर्ड फॉर सेडिमेंट्री रॉक टू बी कन्वर्टेड डायरेक्टली टू द मेटामॉर्फिक रॉक? सेडिमेंट्री को मेटामॉर्फिक में बदलना है, यही है लिथेफैक्शन। अगर सेडिमेंट्री बनानी होती तो ये करते ही है, ठीक है। मेल्टिंग कूलिंग से इग्नियस बनती है। तो ये रॉक साइकिल है, चट्टान का चक्र है, एक चट्टान से दूसरी बन सकती है। अब अगर आप ये सोच रहे हैं कि मेटामॉर्फिक और सेडिमेंट्री से इग्नियस कैसे बनेगी, तो जब सबडक्शन होता है, कोई प्लेट सबडक्ट करती है तो जो लावा पिघलता है फिर से बाहर आता है, ठीक है, रॉक पिघलेगी और फिर से लावा के फॉर्म में बाहर निकलेगी और जम जाएगी, वही इग्नियस है। और रॉक की स्टडी को क्या बोलते हैं और रॉक की एज को कैसे डिटरमाइन करते हैं, बताइए, अगला क्वेश्चन। चलो, तो रॉक की स्टडी को बोलते हैं पेट्रोलॉजी, ठीक है, और कार्बन डेटिंग से इसका वो एज का पता लगाते हैं, ये हिंदी में। कर लिया, ओके। Which of the following serve as evidence supporting Alfred Wegener's continental drift theory? Jigsaw pit, distribution of tellite deposits, rock of same age found across oceans. सो अल्फ्रेड वेगनर ने कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी दिया था इन द ईयर 1911, 1911 में, जहाँ पर उन्होंने ये चीज़ बोली थी कि जितना भी हमारा लैंड मास है वो सारा एक साथ है, एंड दैट इज़ पैंजिया, और जितना भी पानी है पूरा एक साथ है, एंड दैट इज़ पैंथलासा। देन पैंजिया ये ब्रेक हुआ, लॉरेशिया, जिसको कि अंगारा लैंड भी बोल देते हैं, और पैंथलासा बोल रहा हूँ, गोंडवाना लैंड। सो इंडिया वॉज द पार्ट ऑफ द गोंडवाना लैंड।
तो जब इनसे इसके एविडेंस पूछे गए तो इन्होंने एविडेंस दिए जैसे कि जिक्सॉ फिट, जैसे साउथ अमेरिका और अफ्रीका देखो एकदम ऐसा फिट टाइप हो रहा है आपस में, जिक्सॉ फिट दिख रहा है, एकदम फिट हो रहे हैं आपस में, ठीक है, एकदम ऐसा लग रहा है अगर उसको उसके पास लेके जाएंगे तो फिट हो जाएगा। ऐसे अंटार्कटिका, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया सब ऐसे एक आपस में फिट, जिक्सॉ फिट बोलते हैं, पहला। दूसरा, जो जीवाश्म है, जैसे कि एंटार्क्टिका में तो हमें पता है कि हैबिटेबल कंडीशंस है नहीं, ना तो ह्यूमंस के लिए ना तो एनिमल्स के लिए, तो कोई नहीं रहता है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पर बहुत सारे जीवों के अंश मिले। ऐसा कैसे पॉसिबल है? ऐसा तभी पॉसिबल है जब वो काफ़ी ऊपर था, यहाँ पे नहीं था, काफ़ी ऊपर था, ठीक। दूसरा, तीसरा है जो यहाँ पे रॉक की एज मिलती है वही यहाँ रॉक की एज मिलती है, जो यहाँ के फॉसिल्स मिलते हैं वो यहाँ फॉसिल्स मिलते हैं, जबकि अगर हम आज देखें तो साउथ अमेरिका और अफ्रीका काफ़ी दूर है, उनके बीच में बहुत समुद्र है, अटलांटिक ओशन है, तो क्या उछल के चले गए क्या वहाँ पे? तो ये है पांचवा। यहाँ पे हमें जैसे गोल्ड मिलता है घाना में, लेकिन गोल्ड की वेन्स नहीं मिलती हैं। वेन्स क्या? तो उसका स्रोत नहीं मिलता है, ठीक है, सोर्स नहीं मिलता है, उसका जो सोर्स है वो यहाँ पर है, ब्राज़ील में। तो इसका मतलब है कभी ये रहे होंगे ये। टिलाइट डिपॉजिट हो गया। टिलाइट जो है एक तरीके के ग्लेशियल डिपॉजिट होते हैं जो ग्लेशियर्स करते हैं डिपॉजिट। तो टिलाइट डिपॉजिट जो इंडिया में हमें मिले, उसके काउंटर पार्ट और 5 और कॉन्टिनेंट में मिले। 5 और कॉन्टिनेंट कौन? मेडागास्कर। सर ये तो कॉन्टिनेंट नहीं, अरे तब तो था ना, उसको कॉन्टिनेंट डील करना है। दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये, पांचवा ये, ठीक है। तो जो टिलाइट डिपॉजिट इंडिया में है वो उस 5 अदर कॉन्टिनेंट और मिले, यानी टोटल मिला के 6 में। तो जिक्सॉ फिट है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टिलाइट डिपॉजिट है, जो भी हमने डिस्कस कर रहे थे, रॉक ऑफ सेम एज फाउंड अक्रॉस ओशन। सो 1, 2 एंड 3। टिलाइट डिपॉजिट कुछ नहीं, जो ग्लेशियर डिपॉजिट करते हैं उसको टिलाइट डिपॉजिट बोलते हैं। तो टिलाइट डिपॉजिट के जो इंडिया में मिले उसके काउंटर पार्ट 5 अदर कॉन्टिनेंट मिले, जो हमने देखा, मेडागास्कर, अफ्रीका, अंटार्कटिका और ये साउथ अमेरिका। ओके, यस, प्लेसर डिपॉजिट। चित्रांशी वेरी गुड, प्रियंका वेरी गुड, उसको हम प्लेसर डिपॉजिट बोलते हैं। हु इज क्रेडिटेड विद द फर्स्ट डिस्कवरी और सजेशन ऑफ कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट प्रिसीडिंग अल्फ्रेड वेगनर्स फॉर्मल थ्योरी। अल्फ्रेड वेगनर जो जर्मन जोग्राफर थे, उनसे पहले भी किसी ने दिया था ये। ही वॉज अब्राहम ऑथलिस। मैकेंजी एंड पार्कर की बात करेंगे, इन्होंने प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी दिया था। ओके, आर्थर होम्स की डिस्कस करेंगे अभी, इन्होंने प्लेट स्लाइड क्यों होती हैं, मूव क्यों करती हैं, उसके पीछे का रीज़न दिया था। और हैरी हेस ने 1962 में सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी दी थी। सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी। ओके, 21 पे आते हैं। Which ocean is characterized by its distinct S shape and also noted as busiest ocean? तो 5 ओशंस हैं टोटल, जिनको कि हम पैसा करके याद रखते हैं, जिसमें कि ये पैसिफिक है, ये अटलांटिक है, ये इंडियन है, ये सदर्न है, जिसमें आपका वो एंटार्क्टिका जिसको बोल देते हैं हम, और ये आपका आर्कटिक है। सो पैसिफिक इज़ द लार्जेस्ट एंड द डीपेस्ट पॉइंट कौन सा है इंडियन ओशन में? डीपेस्ट पॉइंट कौन सा जरा बताएंगे? तो एस शेप, और सबसे जो बिजिएस्ट है वो अटलांटिक ओशन है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही आंसर होगा। अब अटलांटिक ओशन की अगर बात करेंगे तो इसके नदर्न पार्ट में एक बॉर्डरलेस सी देखने को मिलता है, उसका नाम बताएंगे आप? क्यों उसका नाम बताएंगे आप? तो उसका नाम है सरगैसो सी। ठीक है, सरगैसो सी है जो अटलांटिक ओशन के नॉर्थ पार्ट में देखने को मिलता है। वो एक तरह की ब्राउन एल्गे है, जो वहाँ पर जो ओशन करंट की वजह से जायर बनता है उसकी वजह से घूमता रहता है, क्योंकि इधर से नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट जाता है, वो गल्फ स्ट्रीम बनता है। ठीक है, वो फिर आगे चला जाता है एक पार्ट, एक आपका नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट आता है, फिर एक कैनरी करंट आता है, तो यहाँ पर पूरा बन जाता है। पैसिफिक में है मरियाना ट्रेंच, जो चैलेंजर डीप में देखने को मिलता है। मरियाना ट्रेंच लगभग 11 किलोमीटर उसकी डेप्थ है। ओके, और इंडियन ओशन में अगर बात करेंगे तो सुंडा ट्रेंच, ये सबसे डीपेस्ट है, लगभग 3.2 इसका लगभग वो होगा। 3.2 नहीं यार, मैं डेप्थ तो एक सेकेंड, 7.2 होगा। ठीक है, 7.2 किलोमीटर, नॉट 3.2, 7.2 किलोमीटर। ओके, आगे बढ़े, अगला है ये 22. The age of oceanic rocks is youngest at the mid-oceanic ridge and increases as one move away from it. The mid-oceanic ridge is a site of seafloor spreading where new oceanic crust is continuously formed and spreads outwards. ऑप्शन आपकी ये है, ये आपका हिंदी में क्वेश्चन है, किया आपने?
देखो इस तरीके से सी फ्लोर हमारा स्प्रेड होता है, जहाँ अंदर से मैग्मा बाहर निकलता है और ये यहाँ पे जमता है, फिर और निकलता है, तो जो यहाँ जमा था उसको और पुश करता है, ठीक है, फिर और पुश करता है और पुश करता है और पुश करता है, ऐसे 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 सी फ्लोर स्प्रेड होती रहती है। ऐसे हमारी सी फ्लोर स्प्रेड होती रहती है। मैं डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री है यहाँ पे, दोनों प्लेटें दूर जा रही हैं, तो अंदर जो मैग्मा या लावा भरा हुआ बाहर निकलेगा, जम जाएगा, जम गया, फिर जब मैग्मा निकलेगा तो इसको इधर की ओर पुश कर देगा, हटो जरा हमें भी तो जगह दो, तो ये इधर आ जाएगा, यहाँ नया मैग्मा जम जाएगा। फिर जब और निकलेगा तो इधर वाले को ये और पुश करेगा, ये और पुश होगा, तो ऐसे ऐसे पुश होता रहेगा। तो इससे हमें ये पता चलता है कि जो मिड ओशनिक रिज के जस्ट पास में तुम रॉक की एज देखोगे वो एकदम नई होगी, जितना दूर जाओगे उतना पुरानी होती जाएगी। और इस मिड ओशनिक रिज से जितनी इक्वल डिस्टेंस पे जाओगे उतनी ही रॉक की एज इक्वल मिलेगी। अगर ये 10 किलोमीटर है और अगर ये भी 10 किलोमीटर है तो रॉक की एज सेम निकल के आएगी, क्योंकि इस तरीके से स्प्रेडिंग होती है, दोनों साइड स्प्रेडिंग होती है, तो दोनों साइड सेम एज होगी रॉक की, ठीक है। सो द एज ऑफ ओशनिक रॉक इज़ यंगेस्ट। ओशन जो समुद्र की रॉक है वो यंगेस्ट है। अब आपको समझ में आया क्यों यंगेस्ट है, क्योंकि वहीं पे सी फ्लोर स्प्रेडिंग हो रही है, नया मैग्मा क्रस्ट बाहर निकल रहा है, जिससे नई वहाँ पर आप बोल सकते हैं क्रस्ट का निर्माण हो रहा है। तो एज ऑफ ओशनिक रॉक इज यंगेस्ट एट द मिड ओशनिक रिज एंड इंक्रीजेस, ये सही है। और ये भी ध्यान रखना जो ओशनिक क्रस्ट है वो यंग है एज में एज कम्पेयर टू द कॉन्टिनेंट वाला, ठीक है। द मिड ओशनिक रिज इज अ साइट ऑफ सी फ्लोर स्प्रेडिंग, yes, where new oceanic crust is continuously formed and spreads outwards. So both A and R true, and वो सही explanation भी है। 23 पे आते हैं। Which of the following examples of sedimentary rock is listed in the options as being formed by both organic and chemical process? कौन सी चट्टानें जो दोनों ऑर्गेनिक और केमिकल प्रोसेस से बनी हुई है? तो यहाँ पे देखो आप, ये जो हमारी सेडिमेंट्री रॉक है वो 3 तरीके की होती है, या तो मैकेनिकली, जिसको कि हम क्लास्टिकली फॉर्म्ड भी बोल देते हैं, ठीक, ऑर्गेनिकली फॉर्म्ड और केमिकली फॉर्म्ड। तो आप देख सकते हैं लाइमस्टोन तीनों में देखने को मिलेगा आपको, लाइमस्टोन तीनों में आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है, ओके। बाकी सैंडस्टोन, कॉन्ग्लोमेरेट, शेल, लोएस, चॉक, कोल, गेसेराइट और हालाइट और चोर, ठीक है। तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा दैट वुड बी लाइमस्टोन। बाकी आप एग्जाम्पल्स जो यहाँ पे लिखे हुए हैं उनको अच्छे से याद कर लीजिएगा, इम्पॉर्टेंट हैं सर, ठीक है, अच्छे से इनको देख लेना, कॉन्ग्लोमेरेट किस में आता है। और ये चलिए सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, विद रेफरेंस टू द फोर्सेज रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट consider the following statements. Alfred Wegener assumed that tidal force and polar fleeing force were the cause of drift. The current understanding is that the drift occurs due to the development of convection cells. Arthur Holmes proposed the convection current theory. ये हिंदी में। So Alfred Wegener assumed that tidal force and polar fleeing force were the cause of drift. बिल्कुल, जब एल्फ्रेड वेगनर से पूछा गया कि ये प्लेट्स मूव क्यों कर रही हैं, तो उनका कहना था कि भाई जो टाइड्स, जिस फोर्स की वजह से टाइड्स आती हैं, और जो पोलर फ्लीइंग फोर्स है, मतलब जब अर्थ रोटेट कर रही है तो एक पोल्स की ओर फोर्स लग रहा है, जिसकी वजह से ये प्लेट्स मूव कर रही हैं, जो कि रॉन्ग था, गलत था, लेकिन वेगनर जी ने यही बोला था। द करेंट अंडरस्टैंडिंग दैट द ड्रिफ्ट अकर्स ड्यू टू द डेवलपमेंट ऑफ द कन्वेक्शन सेल्स, जो करेंट अंडरस्टैंडिंग है वो यही है कि कन्वेक्शन सेल्स बनते हैं, उसकी वजह से ये प्लेट्स मूव करती हैं। और ये कन्वेक्शन करंट थ्योरी दी किसने थी? आर्थर होम्स ने दी थी। कब? इन द ईयर 1930, 1930 में थ्योरी दी थी। तो ये आपका इस तरीके से होता है जहाँ पे ये मैंटल है और ये मूव करता है, मैग्मा इस तरीके से मूव करता है। क्यों मूव करता है? ये जो गर्म हो जाता है तो ऊपर, कोई भी चीज़ जब गर्म होती है ऊपर जाती है, ऊपर जाके स्प्रेड होती है, जब ठंडी हो जाती है एक तरीके से वो डाउन जाएगी, इस तरीके से वो कन्वेक्शन करंट यहाँ पर डेवलप होते हैं, कन्वेक्शन सेल्स बनते हैं, ऐसा आर्थर होम्स ने बोला था। और इसके पीछे का रीज़न क्या है, ये कन्वेक्शन सेल्स क्यों डेवलप होते हैं, कोई बताएगा? तो आंसर ऑप्शन नंबर डी। तो ये डेवलप होने का जो मेन रीज़न है दैट इज़, एक तो प्रीमॉर्डियल हीट, जो अर्थ के अंदर पहले से हीट पड़ी हुई है वो, और रेडियो एक्टिव डीके।
ठीक है, प्रीमॉर्डियल हीट और रेडियो एक्टिव डीके, ये दो मेन रीजंस हैं. द लास्ट क्वेश्चन इज दिस: इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ मेटामॉर्फिक रॉक फॉर्मेशन विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट पेयर ऑफ पेरेंट रॉक एंड मेटामॉर्फिक डेरिवेटिव? क्या आप बताओगे सर? क्या? चलो सो या तो प्रीमॉर्डियल हीट या रेजिडुअल हीट. इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ मेटामॉर्फिक रॉक फॉर्मेशन विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट पेयर ऑफ पेरेंट रॉक एंड इट्स मेटामॉर्फिक डेरिवेटिव. तो हमें पता है कि मेटामॉर्फिक रॉक या तो इग्नियस से बनी हुई होगी या सेडिमेंट्री से बनी होगी, उसका फॉर्म चेंज हुआ होगा तभी बनी होगी वो. तो लाइमस्टोन से ध्यान रखना, करेक्ट पेयर पूछा है, मार्बल बनती है. ठीक है, लाइमस्टोन से मार्बल बनती है, ग्नीस नहीं. ग्नीस जो है वो ग्रेनाइट से बनती है. गबरू, ग्रेनाइट, बसाल्ट, प्यूमाइस, ये चारों इग्नियस रॉक हैं. और ग्रेनाइट से बनती है ग्नीस जो कि है मेटामॉर्फिक. मार्बल भी मेटामॉर्फिक है जो लाइमस्टोन से बनती है. सैंडस्टोन से जो बनती है दैट इज क्वार्टजाइट, नॉट स्लेट. क्वार्टजाइट, ना कि स्लेट. एंड शेल की अगर बात करेंगे तो शेल से जो बनती है एक सेकेंड. ओके 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 ओके, यहाँ पे उल्टा लिखा हुआ है, स्लेट से शेल बनती है, तो उल्टा की वजह से गलत हो जाएगा. और इधर बोलेंगे, एक सेकेंड, रुको. क्वार्टजाइट तो ठीक है, ये गलत होगा आपका डी वाला, बिकॉज ग्रेनाइट से क्वार्टजाइट नहीं बनेगी. ठीक है, इट वुड बी द अदर वे, मतलब सैंडस्टोन से क्वार्टजाइट. सो ये वाला भी गलत होगा आपका. द आंसर वुड बी शेल ऑन स्लेट. यस, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आंसर होगा. ठीक है, क्लियर. अब आप बताइए आपने कितना स्कोर किया. ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा, शेल से स्लेट बनेगी. ओके चलो, कितना स्कोर किया आप लोगों ने, जल्दी बताइए. अगले वीक नहीं सर, कल ही क्लास होगी आपकी. और अगले जो दो टॉपिक्स हैं, एक तो मेनली जो अगले दो टॉपिक होंगे आपके 3.0 बैच में वही होंगे, जिसमें शायद ये वेदरिंग इरोजन वाला होगा. रुको मैं बता ही देता हूँ. कितना स्कोर किया आप लोगों ने. 20 मानसी, शालिनी 3, चिराग 24, आयुषी सर सी. हाँ सी है. ट्वेंटी 20, ठीक है. तो टॉपिक जो होगा मैं आपको बताता हूँ. टॉपिक वुड बी, रॉक तो हो ही चुका है ना आज. तो रॉक के बाद आपका एक तो जियोमॉर्फोलॉजी वाला क्लास होगा. ठीक है, जियोमॉर्फोलॉजी में आप ये समझ लो वेदरिंग, इरोजन, ये सब पढ़ेंगे हम लोग. ठीक है, वेदरिंग, इरोजन ये सब देखेंगे. देन लैंड फॉर्म्स होगा. तो जियोमॉर्फोलॉजी एंड लैंड फॉर्म्स, ये होगा हमारा क्लास. और आप ना ये इक्लिप्स और सीजन्स वाला टॉपिक अपना रिवाइज करके बिफोर हैंड रखना. ठीक है, ये हो सकता है कि मैं अगली क्लास में नहीं कल ऐड कर दूँ. तो कल भी क्लास है एंड परसों भी क्लास है आपकी. कल मंडे को भी है और ट्यूसडे को भी है मोस्ट प्रोबेबली. ओके, थैंक यू. प्रांजल मिश्रा, ओके. फुल लेंथ मॉक ऑल्सो, फुल लेंथ मॉक पे काम चल रहा है, अभी आएगा. ओके ओके ओके, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू. कल भी होगा क्लास. यस, टाइमिंग यही सेम रहेगी. ओके, हेलो.